नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी थोड़ी विचित्र होने वाली है और थोड़ी देहाती होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कहानी का नाम है ग्राम। टन टन स्टेशन पर बजी घंटी बोली। श्रावण मास की संध्या भी कैसी मनोहारिणी होती है। मेघमाला विभूषित गगन की छाया सघन रसाल कानन में पड़ रही है। अंधियारी धीरे धीरे अपना अधिकार पूर्व गगन में जमाते हुई शुष्कारिणी महारानी के समान विहंगिनी प्रजागण को सुख निकेतन में शयन करने की आज्ञा दे रही है। आकाश रूपी शासन पत्र पर प्रकृति के हस्ताक्षर के समान बिजली की रेखा दिखाई पड़ती है। ग्राम स्टेशन पर कहीं एक दो दीपालोक दिखाई पड़ते हैं। पवन हरे हरे निकंजों में भ्रमण करता हुआ झिल्ली की झनकार के साथ भरी हुई झीलों की लहरों के साथ खेल रहा है। बूंदियाँ धीरे धीरे गिर रही है जो जूही की कलियों को आर्द्र करके पवन को भी शीतल कर रही है। थोड़े समय में वर्षा बंद हो गई। अंधकार रूपी इंद्रजील के अग्रभाग स्थित आलोक के समान चतुर्दशीय लालिमा को लिए हुए चंद्रदेव प्राची में हरे हरे तरवरों की आड़ में से अपनी कृपण प्रभा दिखाने लगे। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। सिग्नल ने अपना कार्य किया। घंटा का शब्द उस हरे भरे मैदान में गूंजने लगा। यात्री लोग अपनी गठरी बांधे हुए स्टेशन पर पहुँचे। महादैत्य के लाल लाल नेत्रों के समान इंजन का अग्रहित रक्त आलोक दिखाई देने लगा। पागलों के समान बरबराती हुई अपनी धुन की पक्की रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। धड़ाधड़ यात्री लोग उतरने चढ़ने लगे। एक स्त्री की ओर रह रही और वह स्त्री एक मनुष्य के साथ रेल में बैठने को उद्यम। उसकी कंदन ध्वनि से स्त्री दीन भाव से उसकी ओर देखती हुई बिना समझे हुए सेकंड क्लास की गाड़ी में चढ़ने लगी। पर उसमें बैठे हुए बाबू साहब, यह दूसरी दर्जा है, इसमें मत चढ़ो कहते हुए उतर पड़े और अपना हंटर घुमाते हुए स्टेशन मास्टर से बाहर की बातें करने लगे और धीरे धीरे स्टेशन के बाहर निकल गए। विलायती पिक्का, ब्रिटिश भने बूट चढ़ाए कटिंग कोट, घनी रंग का साफा, अंग्रेजी हिंदुस्तानी का महासम्मेलन बाबू साहब के अंग पर दिखाई पड़ रहा। गौरवर्ण उन्नत ललाट उसकी आभा को बढ़ा रहे हैं। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही शेक हैंड करने के उपरांत बाबू साहब से बातचीत होने लगी। स्टेशन मास्टर साहब, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मोहनलाल, कादिरों ने इलाकों में बड़ा गड़बड़ मचा रखा है, इसलिए मैं कुसुमपुर, जो कि हमारा इलाका है, इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। स्टेशन मास्टर, फिर कब पलटिएगा? मोहनलाल, 2 रोज में। अच्छा, गुड इवनिंग। स्टेशन मास्टर, जो लाइन क्लियर दे चुके थे, गुड इवनिंग करते हुए अपने ऑफिस में घुस गए। मोहनलाल अंग्रेजी काठी से सजे हुए घोड़े पर, जो पूर्व की स्टेशन पर खड़ा था, सवार होकर चलते हुए। सरल स्वभाव ग्रामवासिनी कुलकामनी का सुमधुर संगीत धीरे धीरे कानों से निकलकर चारों ओर गूंज रहा है। अंधकार गगन में जुगनू तारे चमक चमक कर चित्त को चंचल कर रहे हैं। एक विशाल तरवर की शाखा में झूला पड़ा हुआ है। उस पर 4 महिलाएं बैठी हुई है और 50 उनको घेर कर गाती हुई घूम रही है।
झूले के बेग के साथ अब की सावन सैया घर रहुए की सुरीली पचासों कोकिला कंठ से निकली हुई तान पशुगणों को भी मोहित कर रही है। बालिका स्वच्छंद भाव से कीरा कर रही है। अकस्मात अश्व के पद शब्द से उन सरल कामनियों को चौंका दिया। वे सब देखती है कि हमारे पूर्व परिचित बाबू मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे हैं। वे सब उनका वेश देखकर घबरा गई और आपस में कुछ बातें करने लगी। बाबू मोहन ने निस्तंभता को भंग किया और बोले, यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूर है और किधर से जाना होगा। एक बूढ़े ने सोचा कि भद्रे कोई परिहास शब्द तो नहीं है, पर कुछ कह न सकी। केवल एक ओर दिखाकर बोला, यहाँ से 1.5 कोस तो बाय यह परवा जाई। बाबू मोहनलाल उसी पगडंडी से चले। चलते चलते उन्हें भ्रम हो गया और वह अपनी छावनी का पथ छोड़कर दूसरे मार्ग से जाने लगे। मेघ घिर आए, जल वेग से बरसने लगा। अंधकार और घना हो गया। भटकते भटकते वह एक खेत के समीप पहुँचे। वहाँ उस हरे भरे खेत में एक ऊंचा और बड़ा मचान था जो कि फूस से छाया हुआ था और समीप ही में एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस मचान पर बालक और बालिकाएं बैठी हुई कोलाहल मचा रही थी। जल से भीगते हुए भी मोहनलाल खेत के समीप खड़े होकर उनके आनंद करवल को श्रवण करने लगे। भ्रांत होने से उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। रात्रि अधिक बीत गई। कहाँ ठहरे, इसी विचार से वह खड़े रहे। बूंदें कम हो गई। इतने में एक बालिका अपने मालिन वसन के आंचल कियार में दीप लिए हुए उसी मचान की ओर जाती दिखाई पड़ी। बालिका की अवस्था 15 वर्ष की है। आलोक से उसका अंग अंधकार घन में विद्युलेखा की तरह चमक रहा था। यद्यपि दरिद्रता ने उसे मलिन कर रखा है, पर ईश्वरीय सुषमा उसके कोमल अंग पर अपना निवास किए हुए है। मोहनलाल ने घोड़ा बढ़ाकर उससे पूछना चाहा, पर संकुचित होकर ठिठक गए। परंतु पूछने के अतिरिक्त दूसरा उपाय ही न था। अतः रूपलेखन के साथ पूछा, कुसुमपुर का रास्ता किधर है। बालिका इस भव्य मूर्ति को देखकर डरी, पर सहसा के साथ बोली, मैं नहीं जानती। ऐसे सरल नेत्र संचालन से इंगित करके उसने ये शब्द कहे कि युवक को क्रोध के स्थान पर हंसी आ गई और कहने लगा, तो जो जानता हो मुझे बतलाएगा, मैं उनसे पूछ लूँगा। बालिका, हमारी माता जानती होगी। मोहनलाल, इस समय तुम कहाँ जाती हो। बालिका मचान की ओर हाथ दिखाती हुई, वहाँ जो कई लड़के हैं उनमें से एक हमारा भाई है, उसी को खिलाने जाती हूँ। मोहनलाल, बालक इतनी रात को खेत में क्यों बैठा है। बालिका, वो रात भर और लड़कों के साथ खेत में ही रहता है। मोहनलाल, तुम्हारी माँ कहाँ है। बालिका, चलिए मैं लिवा चलती हूँ। इतना कहकर वह बालिका अपने भाई के पास गई और उसको खिलाकर तथा उसके पास बैठे हुए लड़कों को भी कुछ देकर उसी क्षण कुटीरामुख गमन करने लगी। मोहनलाल इस सरल बालिका के पीछे चले। कुछ क्षण कुटीर में पहुँचने पर स्त्री मोहनलाल को दिखाई पड़ी, जिसकी अपंगता स्वर्ण तुल्य थी। तेजोमय मुख मंडल तथा ईषत उन्नत अधर अभिमान से भरे हुए थे। अवस्था उसकी 50 वर्ष से अधिक थी। मोहनलाल की आंतरिक अवस्था, जो ग्राम्य जीवन देखने से कुछ बदल चुकी थी, उस सरल गंभीर तेजोमय मूर्ति को देख और भी सरल विनय युक्त हो गई। उसने झुककर प्रणाम किया। स्त्री ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा
कहाँ से आते हो? मोहनलाल, मैं कुसुमपुर जाता था किंतु रास्ता भूल गया। कुसुमपुर का नाम सुनते ही स्त्री का मुखमंडल आरिक्तमय हो गया और उसके नेत्र से 2 बूंद आंसू निकल आए। वे अश्रु करुणा के नहीं किंतु अभिमान के थे। मोहनलाल आश्चर्यचकित देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आपको कुसुमपुर के नाम से क्षोभ क्यों हुआ? स्त्री, बेटा, इसकी बड़ी कथा है, तुम सुनकर क्या कहोगे? मोहनलाल, नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, यदि आप कृपा करके सुनावे। स्त्री, अच्छा, कुछ जलपान कर लो तब सुनाऊंगी। पुनः बालिका की ओर देखकर स्त्री ने कहा, कुछ जल पीने को ले आओ। आज्ञा पाते ही बालिका ने उस क्षुद्र गृह के एक मिट्टी के बर्तन में कुछ वस्तु निकाली, उसे एक पात्र में घोल कर ले आई और मोहनलाल के सामने रख दिया। मोहनलाल उस शरबत को पान करके फूस की चटाई पर बैठकर स्त्री की कथा सुनने लगे। स्त्री कहने लगी, हमारे पति इस प्रांत के गम्य भूस्वामी थे और वंश भी हम लोगों का बहुत अच्छा उच्च था। जिस गांव का अभी आपने नाम लिया है वही हमारे पति की प्रधान जमींदारी थी। कार्यवश कुंदनलाल नामक एक महाजन से कुछ ऋण लिया गया। कुछ भी विचार न करने से उनका बहुत रुपया बढ़ गया और अब ऐसी अवस्था पहुंची तो अनेक उपाय करके हमारे पति धन जुटाकर उसके पास ले गए। तब उस धूर्त ने कहा, क्या कर्ज है बाबू साहब? आप आज 8 रोज में आना, हम रुपया ले लेंगे और जो घाटा होगा उसे छोड़ देंगे। आपका इलाका फिर जाएगा। इस समय रहनामा भी नहीं मिल रहा है। उसका विश्वास करके हमारे पति फिर बैठे रहे और उसने कुछ भी न पूछा। उसकी उदारता के कारण वह संचित धन भी थोड़ा हो गया और उधर उसने दावा करके इलाका जो कि वह लेना चाहता था बहुत थोड़े रुपए में नीलाम करा दिया। फिर हमारे पति के हृदय में उस इलाके के इस भांति निकल जाने के कारण बहुत चोट पहुंची और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। इसी दशा के होने के उपरांत हम लोग इस दूसरे गांव में आकर रहने लगी। यहाँ के जमींदार बहुत धर्मात्मा है। उन्होंने कुछ सामान्य कर पर यह भूमि दी है। इसी से अब हमारी जीविका है। इतना कहते कहते स्त्री का गला अभिमान से भर गया और कुछ न कह सकी। स्त्री की कथा को सुनकर मोहनलाल को बड़ा दुख हुआ। रात विशेष बीत चुकी थी, अतः रात्रि यापन करके प्रभात में मालिनी तथा पश्चिमागामी चंद्र का अनुकरण करके बताए हुए पथ से वह चले गए। पर उनके मुख पर विषाद तथा लज्जा ने अधिकार कर लिया था। कारण यह था कि स्त्री की जमींदारी हरण करने वाले तथा उसके प्राण प्रिय पति से उसे विच्छेद कराकर इस भांति दुख देने वाले कुंदनलाल मोहनलाल के ही पिता थे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।